आज से 50 बरस पहले 2 जनवरी 1974 की उस सुबह देहरादून के टाउन हॉल के बाहर एक अलग तरह की हलचल थी। कुछ देर के बाद टाउन हॉल के भीतर एक बहुत बड़े टेंडर की नीलामी के लिए बोली लगने वाली थी। नीलामी में भाग लेने के लिए अलग अलग कंपनियों के ठेकेदार पहुंचे हुए थे। तय समय पर अधिकारी टाउन हॉल पहुंचे और नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। टेंडर के लिए बोली शुरू हुई तो कंपनियों ने कीमत लगानी शुरू की। आखिरकार इलाहाबाद की साइमन नामक कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर टेंडर हासिल कर लिया और वह टेंडर था देहरादून से करीब 300 किलोमीटर दूर चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसे रैणी गांव के जंगल से लगभग 2500 बेशकीमती पेड़ काटने का। तत्कालीन सरकार ने स्थानीय लोगों के विरोध की परवाह न करते हुए साइमन कंपनी को लगभग 680 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल की नीलामी का ठेका मात्र 4,07,000 रुपये में दे दिया था। ठेका हासिल करने के बाद कंपनी ने पेड़ों की कटाई शुरू करने के लिए 26 मार्च का दिन तय किया। तय योजना के मुताबिक 26 मार्च 1974 को कंपनी के ठेकेदार और मजदूर जंगल को तबाह करने रैणी पहुंच गए। उस दिन कंपनी की गोद में खेल रहे प्रशासन ने कुछ ऐसा प्रपंच रचा था कि गांव के ज़्यादातर पुरुष किसी खास मकसद से गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर गोपेश्वर गए हुए थे। गांव में केवल महिलाएं और बच्चे ही रह गए थे। यह प्रपंच इसलिए रचा गया था ताकि पुरुषों की गैरहाजिरी में पहाड़ की अबला महिलाएं पेड़ कटान का विरोध न कर पाएं और कंपनी का काम आसान हो जाए। लेकिन उस दिन पहाड़ की उन अबला समझी जाने वाली महिलाओं ने जो किया, न तो कंपनी और न ही उसे संरक्षण देने वाली सत्ता ने सपने में भी कभी उसकी कल्पना की होगी। बमुश्किल 20 से 25 की संख्या में जुटी महिलाओं ने उस दिन ऐसी क्रांति की जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में चिपको आंदोलन के नाम से अमर है। जंगल बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए पेड़ों से चिपककर ठेकेदार को खदेड़ देने वाली उन महिलाओं को चिपको आंदोलन की वीरंगनाओं के रूप में याद किया जाता है। पहाड़ जैसे कठिन हालातों में रहने वाली रैणी गांव की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन के रूप में ऐसी इबारत लिखी जो समूची मानव जाति के लिए प्रेरणादायी है। ग्रामीण अंचलों में लोगों का वनों के प्रति प्रेम और समर्पण इसलिए भी स्वाभाविक होता है क्योंकि ये जंगल उनके जीवन चक्र की अहम धुरी होते हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंसान इन्हीं जंगलों पर निर्भर रहता है। महिलाओं के लिए तो ये जंगल जीवन का असली आधार होते हैं। लेकिन रैणी की महिलाओं ने पेड़ों को केवल इस स्वार्थ के लिए नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने ये आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वे यह बात समझ गई थी कि रैणी के पेड़ों पर चलने वाली कुल्हाड़ी केवल उनके जंगल पर नहीं बल्कि समूची धरती के अस्तित्व पर की जाने वाली ऐसी चोट साबित होगी जिसके घाव कभी नहीं भर सकेंगे। तो आइए आज चिपको आंदोलन की उस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक दास्तान से रूबरू होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सती और आप देख रहे हैं थर्ड पोल लाइव की विशेष प्रस्तुति जिसका नाम है परिघटना। सन 1947 में आज़ादी हासिल करने के कुछ वर्षों बाद ही पड़ोसी देश चीन के साथ हमारे रिश्तों में तल्खी आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाने शुरू किए। इसी क्रम में चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के 3 इलाकों को अलग अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का निर्णय लिया गया। 24 फरवरी 1960 को इन 3 इलाकों को अलग अलग जिला बना दिया गया। ये 3 इलाके थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये तीनों क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बेहद अहम थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि इन तीनों ही इलाकों का तिब्बत के साथ बेहद घनिष्ठ व्यापारिक रिश्ता था। इन 3 इलाकों के लोग पैदल दर्रों को पार करते हुए तिब्बत जाकर सामान बेचते थे और इसी तरह तिब्बत के लोग यहाँ आकर कारोबार करते थे। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को जिला बनाए जाने के 2.5 साल बाद अक्टूबर 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी और भी बढ़ गई। उस युद्ध ने दोनों देशों का सैन्य नुकसान तो किया ही, साथ ही भारत तिब्बत व्यापार को भी हमेशा के लिए इतिहास बना दिया।
तिब्बत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म होने के बाद इन तीनों जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमांतवासियों के हालात पहले से मुश्किल हो गए थे। पहले से ही बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। लोग अपना जीवन चलाने के लिए अब पूरी तरह खेती और जंगलों पर निर्भर हो गए थे। लेकिन अभी तो ये केवल उनके सामने आने वाले संकट की शुरुआत मात्र थी। जिन जंगलों पर सीमावर्ती इलाकों के वो लोग निर्भर थे, उन पर भी अब भयंकर मार पड़ने वाली थी। दरअसल 1962 के युद्ध से सबक लेकर भारत सरकार ने देश के सभी सीमावर्ती इलाकों तक सड़क पहुंचाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के चलते अगले एक दशक की अवधि में चीन सीमा से लगे सीमांत इलाकों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। वन कटान का काम ठेकेदारों को दिया गया। ठेकेदारों को वनों की कटान से अच्छा खासा मुनाफा होने लगा और उनकी नज़र अब पूरे हिमालय पर पड़ गई। हिमालय के जंगलों में उगने वाले अलग अलग प्रजाति के बेशकीमती पेड़ों की तब बाजार में भारी मांग थी। रैणी के पास स्थित जंगल में अंगू और चमखड़ी के हजारों पेड़ थे। इन पेड़ों की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन और टेनिस के रैकेट बनाए जाते थे। दूसरी तरफ स्थानीय लोग इस लकड़ी से हल, कुदाल जैसे खेती के सामान्य उपकरण बनाते थे। अंगू की पत्तियां मवेशियों के चारे के काम आती थी, लेकिन प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए इन पेड़ों के दोहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ था। एक तरफ कठोर वन कानूनों के चलते स्थानीय लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से दूर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ बाहरी ठेकेदारों को पेड़ काटने के धड़ाधड़ ठेके मिल रहे थे। इसके चलते स्थानीय लोगों के मन में धीरे धीरे असंतोष और आक्रोश पनपने लगा और बढ़ने लगा। सन 1964 में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले एक प्राइवेट कंपनी में बुकिंग क्लर्क के पद पर तैनात चमोली जिले के एक 30 वर्षीय युवक ने स्थानीय एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज मंडल, और उस युवक का नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। जी हाँ, वही चंडी प्रसाद भट्ट जिन्हें हम चिपको आंदोलन के बड़े चेहरे के रूप में जानते हैं। दसोली ग्राम स्वराज मंडल ने जंगल से मिलने वाले कच्चे माल से खेल के सामान के साथ ही कृषि उपकरण बनाने का काम स्थानीय लोगों को दिए जाने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल सके। यह प्रयास उस पूरे इलाके के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था, लेकिन बाहरी ठेकेदारों के साथ मिले हुए वन विभाग के कारिंदों ने इस पहल को सफल नहीं होने दिया। ग्रामीणों का हौसला तोड़ने के लिए वन विभाग उन्हें बहुत ऊंचे दामों पर लकड़ी बेचता था, जबकि बाहरी कंपनियों को बेहद सस्ती कीमत पर वही लकड़ी बेची जाती थी। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की यह पहल भले ही परवान न चढ़ पाई, लेकिन इससे मिले अनुभवों ने चंडी प्रसाद भट्ट का जीवन पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने क्लर्क की नौकरी छोड़कर स्थानीय जनता के हकों की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने लोगों को जागरूक और संगठित करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। सन 1970 तक आते आते उनके प्रयास सफल होते दिखने लगे। इस बीच यमुना घाटी में एक और युवा सुंदरलाल बहुगुणा स्थानीय हकों को लेकर जन जागरण के काम में जुटे हुए थे। 22 अक्टूबर 1971 को चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और वन विभाग की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। उस दिन प्रदर्शनकारियों ने सीधा ऐलान कर दिया कि जंगलों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल से मिलने वाले रोजगार पर पहला हक स्थानीय जनता का है। इस प्रदर्शन ने समूचे हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय हकों के पक्ष में माहौल बना दिया। इस बीच चंडी प्रसाद भट्ट ने गांवों में महिला मंगल दलों के गठन की शुरुआत की। इसी सिलसिले में वे सन 1972 में रैणी गांव पहुंचे और महिला मंगल दल के गठन के लिए बैठक बुलाई। उस बैठक में 47 वर्ष की एक महिला गौरा देवी को महिला मंगल दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। सन 1925 में चमोली जिले के लाता गांव में एक साधारण भोटिया जनजाति के परिवार में पैदा हुई गौरा देवी का विवाह मात्र 12 वर्ष की उम्र में रैणी गांव के मेहरबान सिंह से कर दिया गया था। विवाह के 10 वर्ष बाद जब गौरा देवी केवल 22 वर्ष की थी, तब उनके पति का निधन हो गया था। उस वक्त उनका एक बेटा चंद्र सिंह मात्र 2.5 साल का था। बहरहाल महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनने के बाद गौरा देवी चंडी प्रसाद भट्ट समेत उस वक्त के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में आई और उनकी सामाजिक और राजनीतिक समझ और भी मजबूत होने लगी। इससे पहले इसी कालखंड में सन 1970 में चमोली जिले में अलकनंदा नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसने बहुत बड़े इलाके को तबाह कर दिया था। उस जल प्रलय में हजारों की संख्या में मवेशी बह गए थे। लोगों के घर और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा था।
उस प्रलय के बाद स्थानीय लोग वनों के संरक्षण को लेकर और भी सजग होने लगे थे और उनमें चेतना का विकास होने लगा था। इस सब के बीच जनवरी 1974 में रैणी के वनों की नीलामी कर दी गई। दसोली ग्राम स्वराज मंडल ने वन विभाग से अपने लिए केवल 5 पेड़ मांगे, लेकिन विभाग ने इनकार कर दिया। जनवरी 1974 में रैणी के जंगल में 2451 पेड़ों पर निशान लगा दिए गए। निशान लगाए जाने का अर्थ था कि अब पेड़ों पर कभी भी कुल्हाड़ी चल सकती थी। दूसरी तरफ चंडी प्रसाद भट्ट लगातार पेड़ों का कटान रोकने को लेकर प्रयासरत थे। इन्हीं प्रयासों के क्रम में 23 मार्च 1974 को गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रैणी गांव का नेतृत्व गौरा देवी ने किया। इस रैली से घबराए ठेकेदार के कर्मचारियों ने रैणी जाने से इनकार कर दिया, लेकिन साइमन कंपनी पेड़ों को काटने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कंपनी ने वन विभाग के साथ मिलकर अब एक चाल चली, जिसके तहत झूठी खबर फैला दी गई कि पेड़ काटने की नीलामी को स्थगित कर दिया गया है और सरकार अब सन 1962 में हुए चीन युद्ध के दौरान सेना द्वारा सड़क बनाने के लिए अधिकृत की गई ग्रामीणों की जमीन का मुआवजा दे रही है, जिसके लिए लोगों को बताया गया कि 26 मार्च को गोपेश्वर में मुआवजा दिया जाएगा, लिहाजा सभी परिवारों के मुखिया समय पर गोपेश्वर पहुंच जाएं। दरअसल इसके पीछे मंशा यह थी कि गांव के सभी पुरुष बाहर चले जाएंगे और ठेकेदार उसी दिन चुपचाप अपने काम को अंजाम दे देगा। 26 मार्च को अन्य गांवों की तरह रैणी के ज़्यादातर पुरुष मुआवजा लेने के लिए गोपेश्वर पहुंचे, तो दूसरी तरफ साइमन कंपनी का ठेकेदार मजदूरों को लेकर चुपचाप रैणी पहुंच गया। लेकिन इसी दौरान मजदूरों को जंगल में जाते हुए किसी ने देख लिया और इसकी सूचना गौरा देवी तक पहुंच गई। उस समय रैणी गांव में केवल 20-22 महिलाएं और बच्चे ही थे। ठेकेदार के पहुंचने की खबर मिलते ही गौरा देवी सभी महिलाओं को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। तब इन महिलाओं को कहां मालूम रहा होगा कि वे उस दिन केवल अपना जंगल बचाने नहीं बल्कि इतिहास लिखने जा रही थी। कुछ देर बाद गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं का जत्था जंगल पहुंच गया, जहां ठेकेदार और मजदूर पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। गौरा देवी ने जोर से आवाज लगाई और कहा, भाइयों, यह जंगल हमारा मायका है। इससे हमें चारा, लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल मिलते हैं। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे बगड़ बह जाएंगे। आप लोग हमारे साथ चलो, जब हमारे मर्द आ जाएंगे तब फैसला कर लेंगे। इस पर ठेकेदार और वन विभाग के कारिंदों ने उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। वन विभाग के कारिंदों ने गौरा देवी समेत सभी महिलाओं को काम में बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी दी, लेकिन महिलाएं अपने विरोध पर कायम रहीं। धमकी से बात न बनते देख ठेकेदार ने बंदूक निकाल ली। ठेकेदार की इस गिदड़ भभकी के जवाब में गौरा देवी ने जो किया वह पहाड़ की बेटी के पहाड़ जैसे जज्बे का अमर दस्तावेज बन चुका है। गौरा देवी ठेकेदार के सामने खड़ी हो गई और अपना सीना तान कर कहा, पहले मुझे गोली मारो, फिर काट लो हमारा मायका। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शेखर पाठक ने अपनी किताब हरी भरी उम्मीद में उस घटना का जीवंत ब्यौरा लिखा है। डॉक्टर शेखर पाठक ने लिखा है, औरतों के मन में इस बंदूकधारी को नियंत्रित करने हेतु मंथन चल ही रहा था कि गौरा देवी ने अपनी आंगड़ी के बटन खोलते हुए कहा, लो मारो बंदूक और काट ले जाओ हमारा मायका। सर्वत्र चुप्पी छा गई। नीचे ऋषिगंगा बह रही थी, ऊपर नंदा देवी की तरफ उड़ते पहाड़ खड़े थे। बीच में यह प्रतिरोध के पराकाष्ठा पर पहुंचने की चुप्पी थी। इतिहास का एक असाधारण क्षण था यह। ऐसा क्षण 13 जनवरी 1921 को बागेश्वर में प्रकट हुआ था या 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में। लगता था जैसे गौरा देवी तथा उनके सहयोगियों के मार्फत सिर्फ रैणी नहीं, पूरा उत्तराखंड बोल रहा था, बल्कि देश के सभी वनवासी बोल रहे थे। गौरा देवी के इस अदम्य साहस ने उनके साथ आई महिलाओं का जोश दुगना कर दिया। सभी महिलाएं अपनी जान की परवाह न कर पेड़ों से चिपक गईं। रैणी की महिलाओं की इस दिलेरी के आगे ठेकेदार के हौसले पस्त हो गए और उसे अपने साथियों के साथ खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा। गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने रात भर जागकर जंगल की चौकीदारी की। अगले दिन ये खबर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वर्ष 2019 में चिपको आंदोलन के 45 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने गौरा देवी का डूडल बनाकर उनके प्रति सम्मान जाहिर किया। गूगल ने तब लिखा, यह एक इको फेमिनिस्ट आंदोलन था जिसका पूरा ताना बाना महिलाओं ने ही बुना था। चिपको आंदोलन की इस ऐतिहासिक घटना के बाद सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रैणी में लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में वन कटान पर 15 बरस के लिए रोक लगा दी।
रैणी में हुई इस क्रांति से पहले केदार घाटी के पांगरवासा, मंडल और मैखंडा फाटा के जंगलों में भी वन कटान के खिलाफ सफल आंदोलन हो चुका था। उस आंदोलन के मुख्य शिल्पियों में भी चंडी प्रसाद भट्ट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तब भी स्थानीय लोगों ने पेड़ों पर अंगवाल मारकर यानी चिपक कर कंपनी के ठेकेदार और मजदूरों को खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। रैणी में गौरा देवी और उनकी साथियों द्वारा दिखाए गए इस अदम्य साहस ने समूचे उत्तराखंड में वन माफिया के खिलाफ लोगों में ऊर्जा का संचार कर दिया था। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद अक्टूबर 1984 में उत्तरकाशी के पास व्याली वन क्षेत्र में ग्रामीणों ने इसी तरह आंदोलन कर वन कटान का सफल विरोध किया। चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर नैनीताल, रामनगर और कोटद्वार समेत कई दूसरे नगरों में भी वन कटान के खिलाफ सफल आंदोलन हुए। सन 1977 में तवा घाट में हुए भारी भूस्खलन के बाद कुमाऊं में वन आंदोलन ने गति पकड़ी। 6 अक्टूबर 1977 को नैनीताल के प्रसिद्ध सैले हॉल में वन कटान के खिलाफ होने वाली नीलामी को रोक दिया गया। उसी साल टिहरी गढ़वाल में वन कटान के खिलाफ सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने सहयोगियों के साथ जन जागरण का अभियान चलाया। 9 जनवरी 1979 को बहुगुणा को जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद यमुना घाटी में भी आंदोलन ने गति पकड़ी। कुल मिलाकर चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण को लेकर ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन है जिसे आज पूरा विश्व सलाम करता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बेहद साधारण महिलाओं द्वारा रचे गए इस असाधारण इतिहास को नमन। तो ये थी पहाड़ की साधारण महिलाओं के असाधारण प्रतिरोध की अनूठी दास्तान। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा और हमें प्रोत्साहन देने के लिए थर्ड पोल लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे जल्द मिलेंगे एक और परिघटना के साथ। नमस्कार।